नमस्ते छात्रों। हमेशा की तरह मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको व्यावहारिक हिंदी में 15वां पाठ समाचार जन से जनहित तक समाचार जो टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से तथा रेडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आप लोग उनसे जानकारी, सूचनाएं, मनोरंजन, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जन से जनहित तक कि मनुष्य से लेकर मनुष्य के हित के लिए जो समाचार होते हैं, अलग अलग माध्यमों के बारे में जानकारी लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर जी आपको इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। लेखक का परिचय हम आपको दे देते हैं। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना बिहार में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। स्पंदित, प्रतिबिंब ये काव्य संग्रह है। वक्त की परछाइयाँ ये निबंध संग्रह है। पुष्पगंधा ये कहानी संग्रह है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया ये विविध आयाम आदि इनके साहित्य का परिचय है। यह पाठ लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी कहा जाता है, सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। देखिए छात्रों, लेख किसे कहा जाता है, तो लेख में कौन सी बात होती है यह यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लेख लिखा जाता है। अनेक अनुच्छेद यानी कि परिच्छेद किया जाते हैं। विषय को अलग अलग करके संबंधित जानकारी को बड़े रोचक ढंग से आपके सामने उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है, सूचनात्मक साहित्य भी हो सकता है। इसमें मूल्यवान ऐसे रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य के अच्छी श्रेणी में आ जाते हैं। अब पाठ के परिचय में आप लोगों को बता दूं कि आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृश्य श्राव्य माध्यम है। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से
यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया गया है। देखिए छात्रों, पाठ परिचय में लेखक अमरनाथ अमर जी आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज जागतिकीकरण का युग है, आज वैश्वीकरण है। जनसंपर्क माध्यमों में समाचार क्या करते हैं तो नई नई जानकारी देते हैं, एक क्रांति लाते हैं। एक समाचार एक मिशन है जो जानकारी तथा सूचनाएं, मनोरंजन, ज्ञान, इसके माध्यम से जनहित के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। समाचार पाठ्य माध्यम है तो रेडियो क्या है, श्राव्य यानी कि सुनने का माध्यम है। तो दूरदर्शन पर यानी कि टेलीविज़न पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दृश्य श्राव्य माध्यम जिसे कहा जाता है। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी का कार्य होता है, क्योंकि लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी, जैसे समाचार पत्र के लिए, टेलीविज़न के लिए, जो समाचार पत्रकारों से लेकर जो आगे वो समाचार लोगों तक जब तक नहीं पहुंचता है, उसके बीच में अनेक सारे लोग, अनेक सारे कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत रहते हैं और वे अपना काम बड़े जिम्मेदारी से पूरा निभाते हैं। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। देखिए छात्रों, समाचार जन से जनहित तक की इस पाठ के माध्यम से लेखक आप लोगों को जो समाचार मनुष्य तक जो पहुंच जाता है, वो कौन कौन से माध्यम से पहुंच जाता है, और वो माध्यम में अलग अलग लोग जो काम करते हैं, अलग अलग तकनीक का सहारा लिया जाता है, उस तकनीक के बारे में भी विस्तारित रूप से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने वाले हैं। जैसे कागज़ पर जो लिखा हुआ, आजकल वह तकनीक बदल चुकी है, सीधा संगणक पर वह टाइप किया जाता है और फिर कैसे वह प्रिंट किया जाता है, उसका मुद्रित शोधन के बारे में वह भी जानकारी लेखक आप लोगों को देना चाहते हैं। तो रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में अलग अलग देशों में, पूरे विश्व में घटित समाचार जो उपलब्ध होते हैं, संचार के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। हम जैसे कि आजकल देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ चुका है, या कोई अच्छी बुरे समाचार पल भर में आप लोगों के मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाते हैं। कोई दुर्घटना हो, कोई राजनीति की, कोई आर्थिक हो, कोई भी सामाजिक हो, वह सभी घटनाएं समाचार के माध्यम से आपके सामने तुरंत ही पहुंच जाते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न है। तीनों माध्यमों ने जनहित के 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई: मनोरंजन,
ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल है। अब देखिए, कभी कभी आप लोग स्पर्धा परीक्षाओं में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त भारत का पहला समाचार पत्र के बारे में जब प्रश्न उठता है तो आप लोगों को यह अलग अधिक जानकारी के लिए यह वाक्य है, इसे आप अधोरेखित करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि बंगाल गजट है जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी समाचार पत्र में क्या दिखाई देता है, तो अपने देश के प्रति जो प्यार है, राष्ट्रीयता दिखाई देती है। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है, जैसे लोगों का मनोरंजन भी, ज्ञानवर्धन करने के लिए यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए, सूचना का प्रसारण करने के लिए। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल होते हैं। इस तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण कर शुरू किया। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंच चुके हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। गांवों से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता, आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। देखिए छात्रों, 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। ये भी अलग से जानकारी के लिए आप नोट डाउन करके रखिएगा, अधोरेखित करके रखिएगा, याद रखिएगा। आकाशवाणी के लिए तो हमेशा आप लोगों को मालूम है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये उनका मूल मंत्र है कि बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए, समाधान के लिए यह रेडियो के लिए उनका मंत्र है। तथा दूरदर्शन ने भी सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे अनेक चैनल हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, निजी तौर पर चलाए जाते हैं। जैसे हमने आप लोगों को रेडियो जॉकी इस पाठ के माध्यम से और अधिक जानकारी दे ही दी है। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही नहीं बल्कि अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा के अनुसार वहाँ पे उनका प्रसारण किया जाता है, जानकारी दी जाती है, मनोरंजन किया जाता है। जैसे आकाशवाणी पर आज रेडियो मिर्ची है, रेडियो सिटी है, टोमेटो है, ऐसे निजी तौर पर चलाए जाने वाले चैनलों के माध्यम से लोगों को जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी दे दिया जाता है, किया जाता है। अब देखिए आगे चलकर कि समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो क्या है तो श्राव्य माध्यम है, मतलब सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम अपने बलबूते पर, अपनी बौद्धिक ताकत पर जो सुनते हैं उसे
दृश्य के माध्यम से अनुभूत करते हैं। समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। इसमें कागजों पर समाचारों की छपाई होती है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा पत्र के अपने रिपोर्टर भी शहर में घूमकर समाचार एकत्र करते हैं। उपसंपादक समाचार के लेखन का कार्य करते हैं। वर्तमान में तो सीधे संगणक में ही समाचार टाइप किए जाते हैं। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब समाचार पत्र जो सुबह सुबह आप लोगों को, चाहे वो देहात में रहने वाले हो, शहरों में रहने वाले हो, कितनी भी भागदौड़ भरी जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन कागज़ पर जो समाचार पत्र छप कर आ जाता है, आज फिर भी वो अपना बोलबाला जमा रहा है हर जगह पे। क्योंकि आज हम मोबाइल पर समाचार देख सकते हैं, हर पल की घटनाओं के बारे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी समाचार पत्र पढ़ने की एक लोगों को ललक होती है, आदत होती है। तो ये लोग तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र बनने के बाद या बनाने से पहले उसके लिए मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। आजकल जो तकनीकी युग है तो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा बदलाव आ चुका है। सीधा क्या करते हैं लोग, संगणक पर ही उसे टाइप किया जाता है और फिर मुद्रित शोधन के बारे में तो वो तो उनकी समिति होती है, लोग कार्यरत होते हैं, वो अपना अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं। मुद्रित सामग्री में कहाँ त्रुटियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में संकेत लगाने होते हैं। जिस स्थान पर जो अंश शुद्ध किया जाना है उसे हाशिए में लिखा जाता है। पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर तथा दूसरी आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत दाईं ओर लगाए जाते हैं। मुद्रित शोधन के कुछ विशिष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्धि किस प्रकार की जानी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक को शुद्ध, समुचित, मानक साहित्यिक भाषाई रूप प्रदान करने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधक करता है। अतः मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधक का अपना विशिष्ट स्थान है। तो मुद्रित साहित्य यानी कि मुद्रित शोधन, मुद्रा यानी कि शब्द सही जगह पे सही बैठा हुआ है कि नहीं, यह देखने का काम वहाँ के लोग करते हैं कि कहीं गलत नहीं है। ह्रस्व दीर्घ ईकार उकार से लेकर जो व्याकरण की दृष्टि से, मानक वर्तनी की दृष्टि से वहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई है, ये सब कुछ देख लिया जाता है। और जहाँ शब्द में गलती आ चुकी है उस आधा हिस्सा जो है दाईं ओर और आधा हिस्से के बारे में बाईं ओर लिखा जाता है और गलतियों को सुधारने के लिए कहा जाता है। जो मुद्रित जो चिन्ह है मैं आप लोगों को अगली तासिका में आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप लोगों को बताऊंगी कि मुद्रित शोधन के कुछ चिन्ह जो होते हैं वे कैसे कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद छात्रों।